हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड हाउ डू यू क्रिएट क्लासेस इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस जो कि आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें आप क्लासेस कैसे बनाओगे, फिर उसके ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करोगे और उसे यूज करोगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। एंड इसके साथ साथ हम आज ये भी देखेंगे कि जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे कि कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, वो किस लिए होते हैं और उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, सी प्लस प्लस क्या है? इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब हर चीज यहाँ ऑब्जेक्ट्स के अराउंड काम करती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? समथिंग विच हैज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फीचर्स, सर्टेन ऑपरेशंस विच वी परफॉर्म ऑन दोस फीचर्स, सो दैट इज सेड टू बी एन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि ऊप्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, द वेरी फर्स्ट फीचर विच इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा and functions to work upon that data in a single unit called class। तो जब आप क्लास के अंदर ग्रुप करते हो डेटा और उसके ऊपर काम करने वाले फंक्शंस को, तो उसे इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स में ये कह सकती हूँ कि क्लास बनाने के प्रोसीजर को इनकैप्सुलेशन कहा जा सकता है। सो रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड functions to work upon the data in a single unit called class, that is called encapsulation। अब encapsulation के ऊपर बेस्ड होता है मेरे पास डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। इसका मतलब क्या होता है? अभी जब हम क्लास बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वी हैव प्राइवेट मेंबर्स इनसाइड अ क्लास। तो जो क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स हैं वो सिर्फ विद इन द क्लास एक्सेस हो सकते हैं, मतलब क्लास के मेंबर फंक्शंस ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। Outside the class it cannot be accessed, right? So it is private, it's hidden, so data hiding comes in over there। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ समथिंग। मैंने आपको बोला कि भाई रेक्टेंगल क्लास है, ऑब्जेक्ट बना लो। रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना होगा तो ऑब्जेक्ट डॉट एरिया लिख देना, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट डॉट पेरीमीटर लिख देना, पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। सो यू कैन जस्ट कॉल द फंक्शन विदाउट इवन नोइंग कि उसकी कोडिंग क्या है, कैसे हुई होगी। सो आपको उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट नो द ओवरव्यू एंड यू कैन वर्क ऑन इट। सो दैट्स कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब ये सब होता कैसे है? तो क्लास बनाने के लिए सी प्लस प्लस में आपका बेसिक सिंटेक्स क्या है कि आप क्लास कीवर्ड लिखेंगे। सो कीवर्ड है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी इन स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर्स में क्लास लिखेंगे। देन हम इसको टैग कह सकते हैं या नेम, सिंपल वर्ड्स में। सो क्लास का टैग या क्लास का नेम जो है हम वो यहाँ पर देंगे। ये जो नेम है, दिस हैज टू बी योर सेम नेम, मींस इट हैज टू फॉलो द सेम रूल्स जो हम वेरिएबल नेम के फॉलो करते हैं। कि आपके पास अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, नो स्पेस, नो स्पेशल सिंबल, राइट? सो क्लास नेम एंड देन कर्ली ब्रैकेट। एंड इसके अंदर हमारे पास तीन तरह के स्कोप आते हैं। अब इसे हम स्कोप भी कह सकते हैं, विजिबिलिटी मोड भी कह सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर भी कह सकते हैं। सो प्राइवेट के अंदर डेटा हो सकता है, फंक्शंस हो सकते हैं। देन वी हैव अ स्कोप कॉल्ड प्रोटेक्टेड। इसके अंदर भी डेटा हो सकता है, फंक्शंस हो सकते हैं। देन वी हैव पब्लिक। अगेन we can have data and we can have functions, and then you close the curly bracket and put a semicolon here। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी क्लास क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर ये मेंबर्स यहाँ पर होंगे। तो मेंबर्स में या तो डेटा होता है या फंक्शंस होते हैं। अब ये तीन स्कोप का मतलब क्या है? तो इसे आप क्या कह सकते हो? स्कोप, यू कैन कॉल इट विजिबिलिटी मोड या एक्सेस स्पेसिफायर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन से विजिबिलिटी मोड्स हैं या कौन कौन से स्कोप हैं, तो वो क्या होते हैं? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। नाउ एज द नेम सेज, जो चीज प्राइवेट है, जो मुझे बिलोंग करती है, वो कोई और यूज नहीं कर सकता, राइट? सो प्राइवेट इज समथिंग विच आई यूज ओनली फॉर माई पर्पस एंड आई डोंट अलाउ एनीवन टू यूज इट। सो वही डेटा और फंक्शंस जो क्लास के अंदर है, अगर वो प्राइवेट है तो क्लास के अलावा वो कहीं पर भी असेसिबल नहीं होंगे। प्रोटेक्टेड इज समथिंग कि ठीक है मेरा है बट आई कैन शेयर विद अदर्स। सो इट इज माइन बट आई कैन शेयर। तो आप शेयर कर सकते हो। कहाँ पर? यहाँ पर इनहेरिटेंस में शेयर होता है। ये क्लास के अंदर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है तो वो अपनी क्लास में तो यूज हो ही जाएगा, लेकिन अगर कोई क्लास इसको इनहेरिट कर रही है तो वहां पे भी यूज हो सकता है। जैसे आपके घर की चीजें होती है, वो प्रोटेक्टेड है आपके पेरेंट्स के थ्रू,
कोई बाहर वाला यूज नहीं कर सकता, पर हम तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी बीइंग द किड्स कैन यूज बिकॉज इट्स इनहेरिटेड, दैट्स प्रोटेक्टेड। और पब्लिक वो होती है जो कोई भी यूज कर सकता है, क्लास के अंदर भी यूज हो सकता है, क्लास के बाहर भी यूज हो सकता है, कोई भी क्लास उसको एक्सेस कर सकती है। तो पब्लिक इज समथिंग विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर, है ना। जैसे आपकी अपनी साइकिल जो है वो आपकी प्राइवेट है, वो सिर्फ आप ही यूज करते हो, आप किसी और को नहीं देते। प्रोटेक्टेड हो गया पापा की कार, कभी कभी पापा आपको कार दे देते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तो, है ना। सो यू गेट टू यूज दैट, इट्स प्रोटेक्टेड। पब्लिक क्या होगी, मेट्रो, बस, है ना, ऑटो, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कोई भी यूज कर सकता है। सो वही यहाँ पर है कि भाई जो क्लास के अंदर प्राइवेट है वो सिर्फ क्लास ही यूज कर सकती है, किसी भी हालत में किसी दूसरी क्लास को या क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। प्रोटेक्टेड क्लास के बाहर तो कहीं एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ जो इसकी डिराइव क्लासेस होंगी जो इनहेरिटेड करके बनी है वहां पे यूज हो सकता है। पब्लिक कहीं पे भी यूज हो सकता है, क्लास के बाहर भी, किसी दूसरी क्लास में भी, एनीवेयर वी कैन यूज दी पब्लिक मेथड्स, राइट। सो ये आपके स्कोप हो गए। अब ये तो तरीका है कि हम दे सकते हैं, पर जनरली जो क्लास का स्ट्रक्चर होता है उसमें आप देखेंगे कि हम क्लास में क्लास का नाम देते हैं और उसके बाद हम वेरिएबल्स देते हैं, डेटा वेरिएबल्स। सो वी गिव ऑल द वेरिएबल्स, फिर हम पब्लिक लिखते हैं और फिर हम सारे फंक्शंस बना देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर प्राइवेट नहीं लिखा क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास के एलिमेंट्स प्राइवेट होते हैं। तो अगर आप कोई भी स्कोप ना लिखो, सो बाय डिफॉल्ट इट इज टेकन एज प्राइवेट, तो मैं यहाँ अगर कुछ भी नहीं लिखती हूँ तो प्राइवेट होता है। ये एक डिफरेंस है आपका स्ट्रक्चर्स एंड क्लासेस में। स्ट्रक्चर्स और क्लासेस में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो एक तो स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स पब्लिक होते हैं, क्लास में बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स प्राइवेट होते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चर्स के अंदर फंक्शंस नहीं होते, इट्स कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स ओनली। क्लासेस जो होती हैं दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस बोथ, राइट। सो चलिए एक सिंपल क्लास बनाकर देखते हैं। लेट्स मेक अ क्लास फॉर स्टोरिंग डेटा ऑफ अ स्टूडेंट। तो मैंने बनाई क्लास स्टूडेंट। स्टूडेंट मेरा अब एक डेटा टाइप बन गया बिकॉज क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आपने एक डेटा टाइप क्रिएट कर दिया जिसका नाम है स्टूडेंट। मैं प्राइवेट लिखूं या ना लिखूं तो भी ये मेंबर्स प्राइवेट ही होने वाले हैं। क्या लिया है मैंने यहाँ पर, रोल नंबर लिया है और मार्क्स लिया है, एंड अलोंग विद दैट आई नीड नेम ऑफ द स्टूडेंट। सो मैंने यहाँ पर नेम ले लिया, 50 कैरेक्टर्स मैक्सिमम दे दिया कि भाई जो नाम है उसमें मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव प्राइवेट, वी हैव पब्लिक, और इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया इनपुट। सो वॉइड इनपुट, और इसके अंदर यूजर से पूछा एंटर रोल नंबर। सो वो रोल नंबर मैंने इनपुट करवा लिया। अब जरूरी नहीं है इस फंक्शन का नाम इनपुट ही होगा, वो तो आपकी मर्जी है। मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है इसलिए मैंने वॉइड लिखा है, डायरेक्ट कुछ रिटर्न नहीं हो रहा है। इसका काम सिर्फ है यूजर से वैल्यूज लेना। तो मैंने यहाँ पर उसको पूछ दिया भाई एंटर रोल नंबर इनपुट होगा तो रोल नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सेम वे आई कैन टेक द नेम, आई कैन टेक द मार्क्स। तो मैंने यहाँ पर उससे पूछ लिया एंटर मार्क्स, और वो आपका मार्क्स इनपुट हो गया। सो इट्स अ मेंबर फंक्शन, इसलिए ये डेटा मेंबर्स को यूज कर पा रहा है। ऐसे ही आप इसमें फंक्शन बनाना चाहते हो शो, जिसके थ्रू आपकी ये वैल्यूज शो करवानी है अगर आपको, तो आप शो में लिख सकते हो सी आउट रोल नंबर इज रोल नंबर। ठीक है, बैकस्लैश एन दे दो या एंडल दे दो, एंड में आपकी मर्जी है। नेम इज नेम, एंड देन मार्क्स इज मार्क्स। सो ये मैंने सब कुछ यहाँ पर प्रिंट करा, तो ये शो बन गया। मैं चाहूँ तो इसमें रिजल्ट भी बना सकती हूँ, मैं बना सकती हूँ वॉइड रिजल्ट, अंदर चेक कर लूँ कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 सो नेम इज पास एल्स नेम इज फेल। तो आप जितने फंक्शंस बनाना चाहो इसके अंदर बनाओ, कोई लिमिट नहीं है। सो वी हैव मेड अ क्लास लाइक दिस, ये क्लास बन गई। पर अगर सिर्फ ये क्लास आपने प्रोग्राम में बनाई है, आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्लास का जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट के साथ जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। So we need to create objects of the class, we need to call the functions, then only it is going to work. तो इस क्लास के बाद होगा आपके पास मेन, जहां से आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। सो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम मेन, राइट। तो मैंने यहाँ पे दो स्टूडेंट्स लेने हैं तो मैं क्या लिखूंगी, स्टूडेंट ए कॉमा बी, सिंस स्टूडेंट इज अ डेटा टाइप। अगर आपको दो इंटीजर्स डिक्लेयर करने होते तो आप क्या लिखते, इंट ए कॉमा बी। अगर आपको दो फ्लोट्स डिक्लेयर करने होते आप लिखते फ्लोट ए कॉमा बी। सिमिलर हो गया।
अगर मुझे दो स्टूडेंट्स डिक्लेयर करने हैं तो मैं लिखूंगी स्टूडेंट ए कॉमा बी। अब बात आती है कि भाई एक स्टूडेंट को मेमोरी कितनी एलोकेट होगी। सो आपने लिखा है स्टूडेंट ए, इसके अंदर दो इंटीजर्स हैं, एक रोल नंबर और एक मार्क्स। अगर मैं 4 बाइट्स एज्यूम कर रही हूँ इसके लिए, तो 4 और 4 8 ही हो गई। नेम 50, 1 कैरेक्टर टेक्स 1 बाइट ऑफ डेटा, सो 50 कैरेक्टर्स विल टेक 50 बाइट्स। सो 58 बाइट्स इन टोटल आपके एक ऑब्जेक्ट को मिलेंगी। सो आपका एक ए बन जाएगा 58 बाइट्स का, एक आपका बी बन जाएगा 58 बाइट्स का। अब यहाँ पर इस्तेमाल होगा एक स्पेशल ऑपरेटर जिसे डॉट कहते हैं। हम देखो कॉल कैसे करेंगे। ए डॉट इनपुट, जो हमने यूजर डिफाइंड फंक्शंस वाली क्लास की थी, उसमें आपने देखा था कि फंक्शन में पैरामीटर्स पास होते हैं, है ना। यहाँ पर फंक्शन में पैरामीटर हम पास कर सकते हैं, बट वो एक्स्ट्रा होंगे। करंट ऑब्जेक्ट के लिए आपको पास नहीं करना है, डॉट लगा के कॉल करेंगे। सो आपने क्या लिखा, ए डॉट इनपुट। सो स्टूडेंट ए कॉमा बी, ए डॉट इनपुट। सो ए डॉट इनपुट लिखने से क्या होगा, इनपुट फंक्शन कॉल होगा। जो रोल नंबर इनपुट हो रहा है वो ए वाले रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा, जो नेम इनपुट हो रहा है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जो मार्क्स है वो यहाँ स्टोर हो जाएंगे। सिमिलर वे वापस आ गए। अब यहाँ पर हमने कॉल किया बी डॉट इनपुट, तो अब जो भी कुछ इनपुट होगा वो यहाँ यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर आपको शो कराना है, रिजल्ट कॉल करना है, जो भी आपको फंक्शन कॉल करना है, आप यहाँ पर डॉट लगा के कॉल कर सकते हो। एंड डॉट ऑपरेटर का जो नाम है वो है मेंबर ऑफ ऑपरेटर। सो मेंबर ऑफ ऑपरेटर इट्स सेइंग कि इनपुट जो है इट्स मेंबर ऑफ ए, कॉल इट। इनपुट जो है इट्स मेंबर ऑफ बी, कॉल इट। राइट, सो इट्स कॉल्ड मेंबर ऑफ ऑपरेटर। तो जब भी हमें क्लास के अंदर का फंक्शन कॉल करना है, तो आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट फंक्शन का नाम लिखेंगे, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट function name will help you to call the function. So that's how the function is called, right? And then executed. तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका कि क्लास बनती कैसे है और कैसे उसके ऑब्जेक्ट्स बनाकर हम उसके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। फाइन। अब इस पूरे कंसेप्ट में एक चीज है जिसे कहते हैं दिस पॉइंटर। आपको करना कुछ नहीं है उसका, यू डोंट हैव टू यूज दिस एनीवेयर, बट आपको पता होना चाहिए कि दिस पॉइंटर करता क्या है। अब पॉइंटर का मतलब है एक ऐसा वेरिएबल जो किसी जगह का एड्रेस स्टोर करे, है ना। सो पॉइंटर मीन्स अ वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर लोकेशन। अब दिस नाम का THIS स्मॉल लेटर्स में ये एक इनबिल्ट पॉइंटर है। सो इट इज एन इनबिल्ट पॉइंटर विच इज देयर फॉर एवरी क्लास। हर क्लास में एक दिस पॉइंटर होता है बाय डिफॉल्ट। अब ये क्या करता है, it stores the address of the current object, that is the object for which function is called. जैसे जब हम a dot input लिखेंगे, so this pointer में किसका एड्रेस आ जाएगा, a का, ताकि आप जो भी रोल नंबर नेम मार्क्स एक्सेस कर रहे हो वो a वाली मेमोरी लोकेशन से एक्सेस हो। जब आप b डॉट इनपुट कॉल करोगे तो फंक्शन तो सेम ही काम कर रहा है, यहाँ पे तो सेम रोल नंबर नेम मार्क्स लिखा है ना, तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ए में स्टोर कराना है या बी में स्टोर कराना है, या ए में से शो करना है या बी में से शो करना है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि दिस में एड्रेस कौन सा है। तो अगर दिस में ए का एड्रेस है तो वो ए वाली मेमोरी लोकेशन पे काम करेगा, अगर दिस में बी वाला एड्रेस है तो वो बी वाली मेमोरी लोकेशन पे काम करेगा। सो दिस पॉइंटर जो है इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट, दैट इज द ऑब्जेक्ट फॉर विच फंक्शन इज कॉल्ड। तो उसको पता रहता है कि कौन सी मेमोरी लोकेशन से डेटा यूज करना है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पॉइंटर। क्लियर। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस पॉइंटर। तो ये दिस पॉइंटर आपको यहाँ से समझना है कि क्या होता है। यूज नहीं करना, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती यूज करने की। वेरी रेयर यू वुड यूज इट एवर, बट दिस इज हाउ वी, दिस इज व्हाट दिस पॉइंटर डज। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज करना चाहूँ कि भाई ए और बी में से मार्क्स किसके ज्यादा है, और मैं लिख दूं इफ ए डॉट मार्क्स ग्रेटर देन बी डॉट मार्क्स, तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर असेसेबल नहीं है। तो अगर आपने ये लिखने की कोशिश करी ए डॉट मार्क्स ग्रेटर देन बी डॉट मार्क्स, तो यू विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर, आपका प्रोग्राम कंपाइल ही सक्सेसफुल नहीं होगा, एग्जीक्यूशन तो बात की बात है। सो इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स यहाँ पर एक्सेस नहीं हो सकते। तो जो भी क्लास के अंदर काम करना है वो सब फंक्शंस के थ्रू ही डिफाइन करना पड़ता है, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अब दिस पॉइंटर हो गया, क्लास कैसे बनाते हैं वो देख लिया। अब एक कंसेप्ट आता है इनलाइन एंड आउटलाइन फंक्शंस का। मैंने आपको इनलाइन फंक्शंस कराया था यूजर डिफाइंड फंक्शंस के टाइम पे, राइट। अब इनलाइन फंक्शंस का एक तरीका था कि आप फंक्शन के आगे इनलाइन कीवर्ड लिख दो। हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है कि जो भी फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन होता है
बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको इनलाइन बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। आप चाहते हो कि इनलाइन नहीं बनाना, सो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर विल ट्राई टू मेक इट इनलाइन, बट आई डोंट वांट टू मेक इट इनलाइन। तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं यहाँ फंक्शन सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देती हूँ। मैंने बनाया void input, डिक्लेयर करा, छोड़ दिया, void शो, डिक्लेयर करा, छोड़ दिया, एंड आई क्लोज द क्लास, ठीक है। तो पिछले वाले प्रोग्राम में आपने देखा मैंने स्टूडेंट के अंदर पूरे फंक्शंस बनाए थे और उसके बाद मेन शुरू किया था। यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया, यहाँ पे मैंने क्लास के अंदर फंक्शंस डिक्लेयर करके छोड़ दिए। अब उसके बाद आपकी मर्जी, आप उन फंक्शंस को चाहे मेन के बाद बनाओ, चाहे क्लास के इमीडिएट बाद बना लो, दैट इज टोटली अप टू यू। यू वांट टू रेक्टेंगल्स, आपने R1 R2 ले लिया, R1 डॉट इनपुट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल वैसा ही है कोड जैसा हमने स्टूडेंट में किया था, सेम, ठीक है। सो देयर इज नो चेंज, तो ये ऐसे ही जाएगा। पर ये फंक्शंस जो है ये कहीं तो बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे ना कहीं पे तो। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डिक्लेयर कर दिया तो काम चल जाएगा, उसे थोड़ी पता है कि ये फंक्शंस क्या करते हैं। सो दीज फंक्शंस नीड टू बी डिफाइंड समवेयर। आपको ये फंक्शन कहीं ना कहीं तो बनाने हैं, तो अब आप मेन के नीचे भी बना सकते हो या इस क्लास के बाद यहाँ पे भी बना सकते हो, एनी ऑफ द टू प्लेसेस। कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन का रिटर्न टाइप जो कि है void। अब अगर मैं सीधा यहाँ पे void इनपुट डिफाइन कर दूंगी तो वो एरर देगा कि एल और बी एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन क्लास को बिलोंग नहीं कर रहा। आपको बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन क्लास को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्लास का नाम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन साइन लगाएंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर फंक्शन का कोड लिखेंगे। ये मैं मेन के बाद लिख रही हूँ, आप चाहो तो मेन और क्लास के बीच में भी लिख सकते, बट क्लास के बाहर, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा करते हो कि फंक्शन को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो और डिफाइन बाहर करते हो, तो आपने फंक्शन को डिक्लेयर क्लास के अंदर किया है बट आप डिफाइन उसको बाहर करना चाहते हो, तो आपको क्लास का नाम और ये दो डॉट्स ऐसे, मतलब एक तरह से चार डॉट्स हो जाते हैं, दो डॉट्स वाला साइन है उसको दो बार देना है। एंड द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर इज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो ये बता रहा है स्कोप रिजॉल्व करके कि ये जो इनपुट है इट बिलोंग्स टू द स्कोप ऑफ रेक्टेंगल क्लास। और यहां पर हम उससे पूछ लेंगे कि एंटर लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि आपने इनपुट करवा ली एल में और बी में। सिमिलर वे आपने बना लिया void rectangle show और यहां पर आपने दे दिया लेंथ इज एल, ब्रेथ इज जो भी, मतलब आप जो भी कोड इसके अंदर लिखना चाहते हो दैट्स अप टू यू। बट द थिंग इज दिस कि डिफाइन करने के लिए क्लास का नाम एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमें साथ में देना है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास। सो दिस इज अनदर कंसेप्ट, ठीक है। ये हो गया एक कंसेप्ट। अब अगला कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी इनिशियली पुट नहीं किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल R1 बनाया, अब मैंने R1 में इनपुट नहीं किया, मैं उससे पहले ही R1 डॉट शो कर दूं, तो वो क्या शो करेगा? सो बाय डिफॉल्ट वो गार्बेज वैल्यूज शो करेगा। क्या शो करेगा? गार्बेज वैल्यूज। सो गार्बेज वैल्यूज इट इज गोइंग टू शो, गार्बेज वैल्यूज मतलब पहले से कुछ भी पड़ा हुआ है वो आ जाएगा। सो कुछ भी जो पहले से पड़ा हुआ है मेमोरी में हमने स्टोर नहीं किया, इट विल शो दैट, ठीक है। जैसे अगर आप नॉर्मली भी सी प्लस प्लस में ऐसे डिक्लेयर करते हो इंट एन और आप सीधे इसको सी आउट एन कर देते हो, तो वो कुछ भी प्रिंट करता है, मुझे नहीं पता वो क्या है, सो वी कॉल इट गार्बेज वैल्यू। बट आप चाहते हो कि नहीं गार्बेज वैल्यू ना हो तो हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट। आपने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसमें गार्बेज तो आ गया ना, उसके बाद आपने इसमें कुछ पुट किया तो ये असाइनमेंट है। तो अभी जो आप ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू डाल रहे हो वो या तो इनपुट है या असाइनमेंट है। आप चाहते हो इनिशियलाइज करना, you want to initialize the object. So object को initialize करने के लिए we have special type of functions with us which are called constructors. Similar way जब objects destroy होते हैं तो we have special type of functions executed which are called destructors. So constructors are used to initialize the objects. Constructors की help से आप objects को initialize करते हो and destructors जो है वो de-initialization मतलब de-allocation के लिए use होता है। तो क्लासेस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस हैं जिसमें से एक कैटेगरी हमारी है कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स की,
ठीक है, सो इसके ऊपर आपको डायरेक्ट इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन यू शुड नो अबाउट स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं एंड स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको अच्छे से। फंक्शन ओवरलोडिंग मैंने आपको बता ही दिया था पहले। एंड वी हैव क्लासेस के अंदर फ्रेंड फंक्शंस, सो यू शुड नो दैट एज वेल। इसके बाद जाकर हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आएगा, पर क्लासेस में काम करते हुए यू शुड नो दिस। अलोंग विद दिस यू शुड नो हाउ टू पास ऑब्जेक्ट्स टू फंक्शंस एंड रिटर्न ऑब्जेक्ट्स। सो ये जो लास्ट वाला है ये मैं आपको अभी बता देती हूँ, और जो ऊपर वाले 3 पॉइंट्स हैं दिस आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब देखो, पासिंग ऑब्जेक्ट्स बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि आपने एक क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्लास कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? 7 प्लस आयोटा 5, मतलब एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, प्राइवेट इसके अंदर ले लिया इंट रियल कॉमा इमेजिनरी। फिर आपने पब्लिक में एक फंक्शन बनाया जिसमें आप इसको इनपुट करवा रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट्स, बट आपने इनपुट करवाया। फिर ऐसे आपने शो भी बना लिया जिसमें आपने इसको शो करा दिया। अब आप बनाना चाहते हो टू चेक इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम और नॉट। ठीक है, तो आपने क्या किया, वॉइड, आप डायरेक्टली रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहे हो, और फंक्शन का नाम मान लो आपने दिया है कंपेयर। तो देखो इसको हम कॉल कैसे करेंगे। अगर मेरे पास मेन है और उसके अंदर मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के 2 वेरिएबल्स लिए हैं, C1 C2 और एक C3 भी लिया मान लो। मैंने लिखा C1 डॉट इनपुट, तो C1 इनपुट हो गया। मैंने लिखा C2 डॉट इनपुट, तो C2 इनपुट हो गया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, C1 डॉट कंपेयर। तो C1 तो दिस पॉइंटर में जा रहा है, चला ही जाएगा ये तो। बट व्हाट अबाउट C2? वो तो मुझे पास करना पड़ेगा ना। तो उसको मैं पास कैसे करूंगी, एज एन आर्ग्यूमेंट लाइक दिस। सो C1 डॉट कंपेयर ब्रैकेट में C2, मतलब इट हैज टू बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। तो एक ऑब्जेक्ट तो मेरे पास आ ही रहा है, दूसरा मुझे यहाँ पर एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव करना पड़ेगा ऐसे। सो वॉइड, क्योंकि हम रिटर्न नहीं कर रहे, कंपेयर हमारे फंक्शन का नाम है, जो वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं वो किस टाइप की है, वो खुद कॉम्प्लेक्स टाइप की ही है। सो अब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए इस क्लास के अंदर, एक जो दिस पॉइंटर में आया है और एक जो एक्स के अंदर आया है। तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ कि अगर दिस पॉइंटर वाला रियल, जिसको मैं सीधे रियल लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू एक्स का रियल, तो अगर करंट रियल जो है मेरा वो एक्स के रियल के सेम है, एंड करंट इमेजिनरी है जो मेरा वो एक्स के इमेजिनरी के सेम है, तो रियल रियल के सेम है, इमेजिनरी इमेजिनरी के सेम है, तो मैं प्रिंट कर सकती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेम, else I can print not same and I close it. Getting it? So हम यहाँ से पास कर सकते हैं, यहाँ रिसीव करेंगे। जो आप नॉर्मल लिख रहे हो वो आपका पहला वाला ऑब्जेक्ट है जिसके साथ डॉट लगा है, और जो आपका दूसरा यहाँ रिसीव हुआ है उसके साथ आप ये वेरिएबल डॉट रियल करके एक्सेस कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन है। क्लास के बाहर से यूज करना अलाउड नहीं था क्योंकि प्राइवेट है, बाहर से तो यूज नहीं हो सकता था। बट हाँ, क्लास के अंदर इट इज असेसेबल, सो यू कैन पास एन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, और उसके बाद आप अपने मेंबर्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कह देती कि भाई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके जो रिजल्ट आता है उसको रिटर्न कराओ, तो आपको रिटर्न भी क्या कराना होता, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिटर्न टाइप अब वॉइड नहीं होता, रिटर्न टाइप भी हो जाता कॉम्प्लेक्स, और आप यहाँ पर लिखते ऐड, एंड सेम तरीके से इसको रिसीव कर लेते हैं। कॉल कैसे होता, C3 इज इक्वल टू C1 डॉट एड C2, तो C2 x में आ जाएगा, C1 दिस पॉइंटर में आ जाएगा, जो रिटर्न होगा वो C3 में आ जाएगा, जिससे आप फिर शो करवा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे, कुछ भी t। तो t के रियल में क्या आएगा, t के रियल में आएगा करंट ऑब्जेक्ट का रियल प्लस x का रियल। t के इमेजिनरी में क्या आएगा, करंट ऑब्जेक्ट का इमेजिनरी प्लस x का imaginary, and then finally we will write return t. So that's it. This is how it is done. ठीक है, so इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं।
Fine. So this is how we can pass the objects to the functions. We can return the objects from the functions. तो जो t से return होगा वो C3 में आ जाएगा, उसको आप show कर सकते हो. But these functions are part of the class. Since ये class का हिस्सा है तो ये private members को access कर सकते हैं. Class के बाहर से आप नहीं कर सकते थे. ठीक है? So this is how we can make any type of a class जहाँ पर हम ऐसे operations perform कर सकते हैं. सो पढ़ के देखिएगा इसको. वन शॉट से आइए, पर डिटेल्ड प्लेलिस्ट सी प्लस प्लस की चैनल पे है, तो आप डिटेल्ड वीडियोस भी देख सकते हो. अगर आपको कोई भी टॉपिक और ज्यादा डिटेल में और एग्जांपल्स के साथ चाहिए, so go through the detailed set of videos to understand that topic with more examples. But since these are one shots, I've told you all aspects with one example कि कैसे कैसे ये सारे एस्पेक्ट्स आपके सी प्लस प्लस में कवर होते हैं. So अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक पे क्लिक जरूर कीजिएगा. And that is it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take care. Have a great day.